प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं रहमान अजहर। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ का दौरा अमेरिका, सदर ओबामा को ड्रोन हमले बंद करने पर राजी न कर सके। ड्रोन हमलों की इजाजत हुकूमत पाकिस्तान ने दी और अब सरापा एहतजाज हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, हकीकत या फसाना। अमेरिका से तो कुछ ना मिला, लेकिन शहबाज शरीफ की चीनी हुक्काम से मुलाकातें रंग ले आईं। चीन की 3200 मेगावाट बिजली देने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका तो खत्म हो गया, नवाज ओबामा मुलाकात भी हो गई, मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया टॉक की, बहुत चर्चा था इस दौरे का, बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत सी तवक्कुआत थी, और क्यों ना होती। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम को दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो कशीदा रहे थे। अब इस दौरे से क्या कोई फायदा हुआ है या नहीं, यही जानते हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी के मेजबान समी इब्राहिम से, जो अमेरिका से हमें इस दौरे के हवाले से अपडेट्स भी देते रहे हैं। समी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बदएतमादी की फिजा थी, बहुत बात हो रही थी इस दौरे से पहले, आप वहां पर मौजूद रहे हैं, इस दौरे को क्या कहना चाहिए, कामयाब या नाकाम? देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि ये दौरा कामयाब था या नाकाम था। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन ये बात जरूर हुई है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो आला सतही राब्ते टूटे हुए थे वो बहाल हुए। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, दोनों ममालिक ने एक दूसरे की अहमियत को एक्नॉलेज किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि खित्ते में स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है और वो अहम रोल बनाने के लिए अमेरिका की हमायत और इमदाद निहायत अहम और जरूरी होगी। इत्तफाक किया गया कि आगे चलकर मजीद गुफ्तगू की जाएगी, तरीके निकाले जाएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके, सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में इजाफा किया जाए। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया, जो बहुत सारे अहम सवाल थे पाकिस्तानियों के जहन में, क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस आ सकेंगी, उनके हवाले से कोई पेशरफ्त होगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज निहायत एक आला अमरीकी ओहदेदार ने ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने दौरे के हवाले से बताया और ये कहा कि डॉक्टर आफिया के मामले पर बात हुई, नवाज शरीफ साहब ने अपना मौकफ दिया, हमने सुना, इस पर हम मजीद बात नहीं कर सकते। दूसरी बात थी ड्रोन हमले रुकेंगे या नहीं, उस पर भी जब सवाल हुआ तो आज अमरीकी आला ओहदेदार ने ये कहा कि ड्रोन हमलों पर कोई पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। ड्रोन हमलों के हवाले से जो सदर ओबामा बयान कर चुके हैं वही पॉलिसी होगी, यानी ड्रोन चलते रहेंगे पाकिस्तानी इलाकों पर या दुनिया में हर जगह वो चलते रहेंगे। और डॉक्टर शकील अफरीदी के हवाले से बिल्कुल अमेरिका ने कहा कि वो बड़े हीरो हैं और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। फिर अच्छा, समी, ये कहा जा रहा है, ड्रोन हमलों का भी आपने जिक्र किया, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मुश्तरका एलामिया में इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी का जिक्र आया तो यही कामयाबी है। ये कामयाबी सिर्फ ये है कि गुफ्तगू हुई और मजीद गुफ्तगू होगी। और जो एक बात नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर बड़ा टाइम लगाया और बड़ी गुफ्तगू की पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, और अमेरिका से कहा कि हमें ट्रेड चाहिए, हमें एड नहीं चाहिए। अब अमेरिका की सरमायाकारी के लिए कैसे आगे बढ़ना है, सरमायाकारों ने कैसे आना है, उसके लिए वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, आगे चलकर बात होगी। लेकिन फौरी तौर पर तो कोई सरमायाकारी आने की इमदाद या फौरी तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। अमेरिका ने कहा कि जी हमने 1000 मेगावाट तो बिजली पहले ही आपके सिस्टम में दाखिल करा दी है, एनर्जी में हम मदद आपकी जरूर करेंगे। और दासू डैम के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी बिल्कुल हम इसको एक्नॉलेज करते हैं और इसकी मदद करेंगे। कुछ ये तो गेन हो, एक आइसोलेशन थी पाकिस्तान की, वो खत्म हुई, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया के तहफ्फुज़ात हैं और कई अरसे से चली आ रही हैं, वो कोई नवाज शरीफ साहब ने पैदा नहीं की, लेकिन क्योंकि वो वज़ीर आज़म है उसको उनके हवाले से उनको जवाब देना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें भी अपने हाउस को इन ऑर्डर करना होगा। माजी में हमने नहीं किया, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि जमातुल दावा के हवाले से बड़े शदीद सवालात थे। वो कहा गया कि जी दहशतगर्द खुले फिर रहे हैं और आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, हम उनके बारे में एविडेंस आपको पहले ही दे चुके हैं, जमातुल दावा पर जो पाबंदियां हैं उसका एहतराम करें। तो इस पर यह कहा गया पाकिस्तानी डेलीगेशन की जानिब से कि जनाब वो अदालतों ने उन्हें आजाद किया हुआ है, पाकिस्तान में अदालतें बिल्कुल आजाद है। तो काफी ऑनेस्ट, कैंडिडेट और बड़ी खुलकर बात हुई और इसको व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट और अमरीकी ओहदेदार इसको एक्नॉलेज करते हैं। और ये भी आज बताई ब्रीफिंग में बात कि जो अमरीकी आला ओहदेदार पाकिस्तान से मुंसलिक है, पाकिस्तान डेस्क से वाबस्ता है, वो तमाम के तमाम
मिले नवाज शरीफ से, CIA के चीफ की भी मुलाकात हुई, ड्रोन का मामला वहां पर भी आया, सुजन राइस से बड़ी मुलाकात हुई और खासतौर पर व्हाइट हाउस में जो मुलाकात का आखिरी हिस्सा था वो तो तकरीबन 35-40 मिनट तक चला गया, एक्चुअल दौरानिया उसका सिर्फ 15 मिनट था। तो बड़ी खुलकर बात हुई है रहमान यहाँ पर। मगर एक और मामला जो कि पाकिस्तान की जानिब से बारहा उसका जिक्र किया गया इस दौरे के दौरान, वो था कश्मीर का मामला। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब अक़वाम मुत्तहिदा गए वहां भी जिक्र हुआ, अभी भी कहा गया कि अमेरिका से किरदार अदा करने का कहा जाएगा। उस हवाले से तो मुश्तरका एलामिया में अमेरिका ने साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान और भारत मिलकर बैठे और अपने मामलात हल करें। ये बिल्कुल साफ साफ बताया, ये उनकी पोजीशन है कि हम ये दोनों ममालिक के दरमियान मामला है और वो ही मिलकर इसको तय करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ओबामा के सामने मसला कश्मीर का जिक्र किया और मैं उस वक्त देख रहा था कि ओबामा साहब ने बड़ी गहरी नजर लगाई हुई थी नवाज शरीफ की तरफ, बड़े गौर से उनको देख रहे थे। और फिर उसके बाद जब आज आला अमरीकी ओहदेदार से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि कश्मीर का मसला, भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो बहुत उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और उन्होंने कहा अमेरिका से कि कश्मीर के मसले को हल कराने के लिए अमेरिका अपना रोल अदा करे। तो ये कहा आज तर्जुमान ने कि हमारा रोल यही होगा, हम ये कोशिश करते रहेंगे कि दोनों ममालिक डायलॉग पर आए, आपस में गुफ्तगू करें और हम उनको इस बात पर गुफ्तगू कराने के लिए हम कोशिशें हम करते रहेंगे। और ये एक जो है बहरहाल एक बात कश्मीर की शुरू हुई है, यूनाइटेड नेशन से शुरू की नवाज शरीफ साहब ने, अब खुलकर बात हो रही है, अमरीकियों से भी बात हो रही है। एक और रहमान तो बड़ी अहम बात की आला ओहदेदार ने और कल उसका ओबामा साहब ने भी जिक्र किया था कि ये यकीन दिलाया है नवाज शरीफ साहब ने कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है, पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, उससे कहीं भी दूसरे मुल्क में उसको टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। तो गोया ये बात आई सेफ हेवन की जो पाकिस्तान पर इल्जाम लगते हैं, लगता है कि अमरीकी हुकाम ने भी खुलकर ये बात कही पाकिस्तानियों से कि आपके यहाँ भी जो सेफ हेवन मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सही। अच्छा, एक और चीज जो मीडिया में जिसके हवाले से कहा जा रहा है वो ये वज़ीर-ए-आज़म की जो बॉडी लैंग्वेज थी, बाद में जब उन्होंने मीडिया से बात की तो वो कुछ अच्छी नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म इतने जो कहा जाए कि तवक्कुआत से भरे और पुरुम्मीद नजर नहीं आए इस मीटिंग के हवाले से, इस मुलाकात के हवाले से। आपने वज़ीर-ए-आज़म को देखा इस दौरे के दौरान भी और इस दौरे के बाद भी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बात पाकिस्तानी हुकाम से हमारी पहले भी बात होती रही, वज़ीर-ए-आज़म को भी देखा, अमरीकी हुकाम से भी बात हुई, दोनों तरफ से ये बात तो की जा रही थी कि इस दौरे में ना वो चाहते हैं, ना ही इस बात की कोई तवक्को है कि कोई बड़ी बिग अनाउंसमेंट की जाए कि ये कामयाबी होगी, ये नाकामी होगी, क्योंकि बड़े तल्ख और बड़े सख्त मामलात हैं दोनों ममालिक के दरमियान। इस वक्त जो सोच है, जो थ्रेट परसेप्शन है पाकिस्तान का मुख्तलिफ हो गया है, अमेरिका का मुख्तलिफ है, अफगानिस्तान का मुख्तलिफ है। कोई स्ट्रैटेजिकली दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, तीनों एक दूसरे के साथ नहीं है, सिर्फ कॉमन ग्राउंड के हवाले से बात कोशिश की जा रही है फाइंड करने की। जहां तक ये बात है कि बॉडी लैंग्वेज नहीं, वज़ीर-ए-आज़म बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने बड़ा लाइटली ये भी कहा अपनी उस व्हाइट हाउस में इंटरेक्शन के दौरान, जब ओबामा ने दाल का जिक्र किया, तड़के का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि ओबामा साहब आपके लिए और आपकी बेगम के लिए दाल जो है और कीमा पाकिस्तान में वो बिल्कुल तैयार है, आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज तारिक फातमी साहब की थी, जो वहां पर मौजूद थे, आखिरी हिस्सा जो मुलाकात का था नवाज शरीफ साहब के साथ, वो खासे लग रहे थे कि बड़ी एक सोच में है और मुस्तकिल वो खड़े देखते रहे वहां पर वज़ीर-ए-आज़म को भी जब वो बात कर रहे थे। बाद में होटल में भी हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो लग रहा था कि उनको अंदाजा है कि मामला कितने मुश्किल है और उनको देखकर लगता था कि खासी जो गुफ्तगू है वो तल्ख मामला पर हुई है और खासी ओपनली हुई है। ठीक है समी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के मेजबान समी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे न्यूयॉर्क से। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा, जहां इस दौरे में बहुत सारी अच्छी बातें थी, वहां बहुत सारे सवालात भी ये दौरा छोड़ गया है। क्या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की जो फिजा है वो कम होगी या नहीं? क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या नहीं? क्या अमेरिका कश्मीर के हवाले से कोई भी किरदार अदा करेगा या नहीं? इस दौरे में इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका। आने वाले वक्त में देखना होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का ऊंट किस करवट बैठता है। प्रोग्राम में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट दी है जिसमें यह कहा गया है कि ड्रोन हमलों में पाकिस्तान की रजामंदी शामिल थी। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।
वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ CIA और पाकिस्तानी सिफारती केबल्स का जिक्र है ड्रोन हमलों के बारे में जो 2007 से 2011 तक किए गए। इन दस्तावेजात में यह कहा गया है कि कुछ ड्रोन हमलों में पाकिस्तान की रजामंदी शामिल थी। पाकिस्तान ने कुछ टारगेट्स की सिलेक्शन में भी किरदार अदा किया। बाज़ ड्रोन हमलों के हवाले से अमेरिका में उस वक्त पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी को ब्रीफिंग भी दी जाती रही और बाज़ ड्रोन हमलों के मुतालिक तफसीलात पाकिस्तान के सीनियर हुकाम के साथ शेयर की जाती रही। आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी याद होगी जिसमें पाकिस्तानी हुकाम की रजामंदी का जिक्र किया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने कौम को पूरी मालूमात नहीं दी, यह भी कहा गया, जबकि पाकिस्तानी अदालतें कह चुकी हैं कि ड्रोन हमले इंसानी हकूक और मुल्की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इसी पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ। शाहिद लतीफ साहब, क्या आपको लगता है 2007 से 2011 तक जो हमले किए गए उन हमलों में पाकिस्तानी हुकाम या पाकिस्तानी हुकूमत की रजामंदी शामिल हो सकती है? ये तो बात बारहा हमारे सामने आई जब भी हमने ड्रोन हमलों की बात की कि ड्रोन हमले जो हैं उनको रुकना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। तो अमेरिका की तरफ से ये बयानात आते रहे कि ड्रोन हमले जो हैं वो पाकिस्तानी हुकाम की मर्जी से होते हैं, उनकी इजाज़त से होते हैं, लिहाजा ये कशमकश कई साल से हमारे मुल्क में चल रही है। आपको ये भी मालूम होगा कि उनको हमने बेसिस भी इस्तेमाल के लिए दी हुई थी और मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी लेवल पे ये बाकायदा अंडरस्टैंडिंग थी। हाउएवर हमारे जो लोग हैं, हमारे हुकाम हैं, वो हमें लोगों से कुछ कहते रहे और उधर जो है उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग कोई और तरह की रही। तो इस तरह ये मामला चलते रहे। तो इस रिपोर्ट का खासकर इस वक्त शाया होना, ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक अटेम्प्ट है अमेरिका की साइड से, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रिपोर्ट दे दी। इससे पहले आपको याद होगा कि UN की भी कुछ एजेंसीज की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो शाया की गई। तो उन पे ऊपर चूंकि प्रेशर है तो लिहाजा वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जहां हम ड्रोन अटैक्स कर रहे थे उनके हुकाम और उनकी क़यादत जो थी उनकी मर्जी से कर रहे थे। तो इसका मतलब है ये अमेरिका अभी जो मलबा है ड्रोन हमलों का वो सारे का सारा अमेरिका पर गिर रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि ये मलबा पाकिस्तान पर भी गिरे। बिल्कुल 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 जी, मैं समझता हूँ यही अटेम्प्ट। मगर गौरतलब बात यह है कि इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम या हुकूमत का जो किरदार था, आपने भी जिक्र किया, अमेरिका पहले भी ये बात कहता रहा, पाकिस्तानी हुकाम इससे इनकार करते रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त है तो फिर पाकिस्तानी अवाम से झूठ बोला जाता रहा। अपरेंटली तो यही नजर आता है कि दोगली पॉलिसी अपनाई गई। हमारे लोगों से कहा जाता रहा जी कि हम इसे अपोज कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। अंदरूनी तौर पर उसकी इजाजत किसी न किसी फॉर्म में दी जाती रही। अपरेंटली तो यही नजर आ रहा है। ठीक, और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि सफीर लेवल, जब एम्बेसडर लेवल पर भी ये बात की जाती रही और ये जिक्र किया गया कि हुसैन हक्कानी को ब्रीफिंग दी जाती रही इन ड्रोन हमलों के हवाले से। देखे ना, विकीलीक्स में तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ गई थी और उसके अंदर भी इन सारी बातों का जिक्र था। गो आपके जो एम्बेसडर हैं वो डिनाई करते रहे, मगर जो विकीलीक्स हैं उसका आपके सुप्रीम कोर्ट के पास भी जब ये सारे केस गया तो उन्होंने कहा कि ये जो मेमो गेट है ये एक हकीकत थी और ये बाकायदा एग्जिस्टेंस ये करता था और उन्होंने इसका फैसला दे दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपके एम्बेसडर हैं उनका रोल बिल्कुल। मगर इस सारी सूरत हाल का शाहिद लतीफ साहब, जो अभी पाकिस्तानी हुकूमत जो कोशिश कर रही है पॉलिटिकल फ्रंट पर कि ड्रोन हमलों को रोका जा सके, इस रिपोर्ट के आने से उस पर कोई फर्क पड़ेगा? उन वो कोशिशें मुतासिर होंगी? देखें, जहां तक कोशिशों का ताल्लुक है, पहली बात कि अगर हमने दोगली पॉलिसी अपनाए रखी तो इसका मतलब है कि उस वक्त हमारी कोशिशें जो थी वो शायद अपने अवाम को दिखाने के लिए थी और हम उनके बारे में संजीदा नहीं थे। अब अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने UN जनरल असेंबली में खड़े होकर ये सारी दुनिया के सामने ये बात की है और अंदरूनी तौर पर भी कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है, तो फिर तो ये कोशिशें जो हैं ये वाकई संजीदा हैं और इनका कितना असर होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। अभी भी जब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से रिपोर्ट आई तो अगले ही दिन उन्होंने इस बात को क्लियर किया
कि अमेरिका इस चीज का इख्तियार रखता है कि जहां उसके इंटरेस्ट जो हैं वो थ्रेटन होंगे, अमेरिका वहां कार्रवाई करेगा। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो आलमी कवानीन एक तरफ, मगर हमें उस सूरत में जहां हमारे खिलाफ कार्रवाई होने का हमें शुबा है वहां हम कार्रवाई करने का हक रखते हैं। तो अमेरिका तो ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अभी एक और गौरतलब बात यह है कि अगर पाकिस्तानी हुकाम को इस चीज का इल्म था तो जो पाकिस्तानी अदालतें कह चुकी हैं कि ड्रोन हमले मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं, तो उस मामले का क्या बनेगा? एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में इसी बारे में गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। ड्रोन हमलों में अब तक 3000 लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ 2013 में 23 ड्रोन हमले हुए। 2010 सबसे ज्यादा ड्रोन हमले, 117 ड्रोन हमले हुए 2010 में। आखिरी हमला 29 सितंबर को जनूबी वजीरिस्तान में हुआ। ड्रोन हमलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला। क्या यह सिलसिला अब अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरनेशनल बॉडीज और हुकूमत पाकिस्तान के एहतजाज के बाद रुक पाएगा या नहीं? और ऐसे में यह खबरें आना कि पाकिस्तानी हुकाम की रजामंदी से यह सब कुछ हो रहा है, इसी पर बात हो रही है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ हमारे साथ मौजूद है। शाहिद लतीफ साहब, ये जो रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट जिसका अब से कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रजामंदी से हुआ सब कुछ और पाकिस्तानी हुकूमत टारगेट सिलेक्शन में भी किरदार अदा करती रही। ऐसी खबरें आने से क्या जो मुज़ाकरात की बात चल रही है उस पर फर्क पड़ सकता है? नहीं, देखें, मुज़ाकरात की बात पर तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि चूँकि अमेरिका के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और यूएन की मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं उन्होंने भी ये बातचीत की है। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी एक रिपोर्ट इसी तरह शाया हुई थी, और ये मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अब फिर आपने देखा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो बान की मून है वो जब यहाँ आए उन्होंने भी इस पर तनकीद की और बल्कि इस चीज़ पर इसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी। तो जब इतना सारा प्रेशर जो है वो हो रहा है और अब फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आ गई, तो ये डिलिबरेट लीकेज ऐसी रिपोर्ट्स की जाती है। वो सब बातें अपनी जगह पे शाहिद लतीफ साहब, वो सब बातें अपनी जगह पर। तालिबान ने जो मुतालिबात अभी तक उन्होंने मीडिया के जरिए जो बातें की हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा है कि ड्रोन हमले बंद किए जाए। अब ऐसे में ऐसी रिपोर्ट का आना कि जिसमें यह कहा गया है कि यह हुकूमत पाकिस्तान की रजामंदी से हो रहा था, टारगेट सिलेक्शन में हुकूमत पाकिस्तान किरदार अदा कर रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, किस चीज पे, कौन से मुज़ाकरात पे फर्क? मैं आपका सवाल नहीं समझा। जो हुकूमत तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, जिन मुज़ाकरात की बात अभी चल रही है। हाँ, जो हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है उनका मुतालबा है कि ड्रोन हमलों को रोका जाए। वो अपनी जगह अगर हुकूमत की मर्जी से ही होते रहे तो वो केस तो एक बन गया ना जी। अब हुकूमत जो तालिबान जो हैं जिस चीज़ की डिमांड वो कर रहे हैं, क्या वाकई ये हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में है कि इन ड्रोन हमलों को रोका जाए? और अमेरिका जब कहता है कि मेरा जहां इंटरेस्ट थ्रेटन होगा मैं वहां ये अटैक करूंगा, और अमेरिका की जो ग्लोबल पोजीशन है उससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। फर्ज करें कि आपकी हुकूमत साथ ना भी दे, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द जनरल असेंबली ये कहा है कि जनाब ये रुकने चाहिए, ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। तो क्या इतना कहने से, और अगर वाकई अमेरिका अभी भी बिलीव करता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी उनके ख़िलाफ़ होती है जिसका उन्होंने जिक्र किया है, और ओबामा जो हैं जॉइंट कम्युनिके जो हुआ है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे कंसर्न्स हैं, ये आप अपने इलाकों को सेफ करें और अंदरूने खाना जो आपके मामलात हैं, आपका जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करें। तो उनका इशारा इस तरफ है ना। और अगर वो सोचते हैं कि ये मामलात आपकी सरजमीन से अभी भी चल रहे हैं, तो वो फिर अपनी जस्टिफिकेशन देते हुए मेरे नज़दीक फिर भी ड्रोन अटैक्स की जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं बनती कि आलमी कवानीन के मुताबिक आप किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तार मुल्क की सरहदों में जाके अटैक नहीं कर सकते। मगर अमेरिका जो है वो कितनी जो है ग्लोबल तंजीमें उनका कहना मानता है। इराक में जब वो गए थे तो क्या वो परमिशन लेकर गए थे? पाकिस्तान में जो कुछ वो करते रहे हैं क्या वो किसी परमिशन के तहत करते रहे? परमिशन से मुराद मेरा कि जो आलमी इदारे हैं
जहां से एक्चुअली इन चीजों की परमिशन होनी चाहिए, वो परमिशन तो उनको नहीं अच्छा थी। शाहिद लतीफ मगर साहब, वो तो अब अपना आपने बुलडोज जिक्र करते हैं। किया, अब एक जानिब तो अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है कि ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमें कह चुकी हैं कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं ये ड्रोन अटैक्स। हुकूमत पाकिस्तान भी एहतजाज कर, ये जो एक माहौल बना हुआ है ड्रोन हमलों के खिलाफ, आपको लगता है आने वाले दिनों में ये ड्रोन हमले कम हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा अभी 2013 में ड्रोन हमले कदरे कम हुए हैं, अगर हम इनका मुवाजना करें 2009 से, 2010 से, 2011 से। उसकी वजह है ना जी कि अब अमेरिका जो है उसने अपने ड्रॉ डाउन की बातचीत शुरू कर दी है, और उनका ये स्टेटेड स्टांस भी ये है कि अब हम इनको कम करेंगे, क्योंकि अलकायदा उनका मेन टारगेट था, और अलकायदा वो समझते हैं कि अलकायदा को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, ख़ासकर जब ये उसामा जो है उनकी डेथ के बाद उन्होंने कहा जी कि हमने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया है, और इसी वजह से अब वो कह रहे हैं कि 2014 में हम वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और तो अमेरिका के उसके अंदर तहत जो ये अब आवाजें उठ उनकी- रही हैं, क्योंकि वहां पर भी जो सियासी हल्के हैं या जो लीगल सर्कल्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी तो ड्रोन के खिलाफ बोल रहे हैं। जी वो तो बोल रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि कोई भी आलमी कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो ये गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, हर तरह से ये गलत है। मगर जैसे मैंने कहा कि माइट इज राइट वाला मामला है, और अमेरिका खुद को जस्टिफिकेशन देता हुआ, खुद अपनी जस्टिफिकेशन देते हुए वो जो आलमी इदारे हैं उनकी वायलेशन करते हुए ऐसे काम बारहा दुनिया में कर चुके हैं, और वो करते रहते हैं। अच्छा, ये जो तासुर दिया जाता है कि ड्रोन हमले जरूरी भी हैं, क्योंकि ये टेरेन है जहां पर ना तो फौज भिजवाई जा सकती है, ना किसी और तरह से इन नासिर का, ये लोग जो वहां पर दहशतगर्द नासिर वहां पर मौजूद है, उनको किसी और तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं देखें, ये बात अगर टेरेन सख्त है या वहाँ पे जाना मुश्किल है, तो ये तो एज अ स्टेट पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि अपने इलाकों में अपनी रिट कायम करे। अगर वहाँ ऐसे दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, या पाकिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ स्टेट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहाँ तक पहुँचें और वहाँ से ये जो दहशत गर्दी है इसको ख़त्म करें। यही हमारा इस वक्त मसला है, और इसी मसले की तरफ दुनिया जो है वो उंगलियां उठा रही है कि आप जब तक अपने अंदरूने खाना अपनी रिट कायम नहीं करते, तो फिर गैर मुल्की जो मुदाखलत है उसका जवाब बन जाता है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को एज अ स्टेट वक्त आ गया है कि ये फैसला करना होगा। यही सिलसिले में जो आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, तालिबान के साथ कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात अगर नहीं है तो बाई फोर्स इस मामले को हल किया जाए। हल तो हमें करना है, हर सूरत हमें हल करना है। ये सिर्फ गैर मुल्की ही इस चीज़ पे उंगलियां नहीं उठा रहे, ये लोग वहां पे छुप के और पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सके हैंडल करें, वरना ये कानूनी तौर पर इसकी इजाजत नहीं है, मगर गैर मुल्की ताकतें और खासकर अमेरिका, उनके पास ये जवाब तो बनता है। ठीक, शाहिद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ हमारे साथ। इस रिपोर्ट ने बहुत सारे खतरनाक सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तानी हुकाम को अगर इन था तो फिर ड्रोन हमलों से इनकार क्यों किया गया? क्या उस वक्त के पाकिस्तानी हुकाम भी इन ड्रोन हमलों के जिम्मेदार हैं, जब पाकिस्तानी अदालतें ये कह चुकी हैं कि ड्रोन हमले इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं? तो फिर क्या हुकूमत को इसके किरदार को भी फरीक बनाकर पूछा जा सकता है कि किस कानून के तहत उन्होंने इन ड्रोन हमलों की इजाजत दी? इन सवालों के जवाब तो इस रिपोर्ट में नहीं है। सिर्फ उस वक्त के हुकाम और हमारी अदालतें ही इन सवालों के जवाब दे सकती है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक अच्छी खबर कि अंधेरों में गिरे पाकिस्तानी अवाम को चीनी अवाम ने, चीन की हुकूमत ने पेशकश की है 3200 मेगावाट बिजली की। ये किस हद तक काबिल अमल मंसूबा है, इस पर बात होगी। डॉक्टर मुसद्दिक वजीर आजम के खुसूसी मुआवन हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एनर्जी क्राइसिस और अंधेरों में घिरे पाकिस्तानी अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण। चीन ने पाकिस्तान को 3200 मेगावाट बिजली देने की पेशकश की है। यह पेशकश वजीर आला शहबाज शरीफ के दौरे और मुलाकातों के दरमियान चीनी हुकाम ने दी। चीनी हुकाम का यह कहना था कि चीन ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल कर सकता है। वजीर आला पंजाब खास से मुतहरिक नजर आते हैं बिजली का मसला हल करने में, लेकिन ये पेशकशें पहले भी होती रही हैं।
भारत, ईरान और रूस के साथ ऐसे ही मंसूबों का चर्चा रहा है। चीन से बिजली आ सकेगी या नहीं, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुआवन है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इससे पहले भी पेशकशों का जिक्र होता रहा, इस तरह के मंसूबे में पहला स्टेप तो हो गया, पेशकश की गई, इससे आगे क्या होता है? ये इससे आगे अब हमें कल ज़रा वज़ीर आला साहब जब तशरीफ़ ले आएंगे तो फिर तफसीलात हमें पता चलेंगी कि ये बिजली की एक्सपोर्ट का जो उन्होंने तजवीज़ उन्होंने पेश की है वो किस रास्ते से की है, किस हवाले से की है। और फिर उसके बाद हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक ये कि चीन ने क्या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है बिजली को हम तक पहुंचाने का, और उस बिजली को वसूल करने के बाद तरसील करने के लिए हमें अपने क्या मंसूबाजात बनाने पड़ेंगे। एक तो ये है, अगर वाकई ये सिर्फ एक्सपोर्ट का मामला है, क्योंकि ये 3200 मेगावाट के अंदर एक पोर्टफोलियो भी हो सकता है। मेरी तो आज वज़ीर आला साहब से गुफ्तगू नहीं हो सकी, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी तफसीलात क्या हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके अंदर एक कंपोनेंट सोलर का हो, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर एक कंपोनेंट जो है वो गडानी के अंदर जो हम कोल कॉरिडोर बना रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी अपने जो इलाके पाकिस्तान से करीब हैं वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके डायरेक्ट बिजली एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो कल परसों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह अच्छा, हो जाएगी। मगर इससे पहले भी ऐसी पेशकशें होती रही। जून 2013 में जिक्र हुआ भारत के साथ 500 मेगावाट के मंसूबे का, फिर जुलाई 2013 में ईरान ने ये पेशकश की अपने रीजनल जो मालिक हैं उनके लिए कि वो 20,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है और जिसे चाहे वो खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो वो आकर बताए। इसी तरह सितंबर में रूस ने पेशकश की थी कि वो 5,000 मेगावाट कर सकता है। ऐसी पेशकशें तो की जाती हैं, क्या वजह है कि अभी तक पाकिस्तान ऐसी पेशकशों से, जबकि एनर्जी का मसला कई सालों से चल रहा है, अभी तक फायदा नहीं उठा सका? जी, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है। मसलन अगर आप सिर्फ भारत की एग्जांपल ले लें तो उस मामले में उन्होंने कहा कि आप एक ख़ास किस्म का बनाएं HVDC पावर स्टेशन, उसके बगैर हम आपको बिजली नहीं देंगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे यहाँ कोई मसला हो तो उनका बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर नहीं होता, और खुदा न खास्ता उनके यहाँ कुछ हो तो हमारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर नहीं होता। लेकिन उसको बनाने के लिए हमें 3 साल चाहिए और $100 मिलियन चाहिए या $80 मिलियन चाहिए। तो ये एक बड़ा मासिव एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन जाता है। तो कोई ऐसा सिलसिला अभी हमारे सामने वाज़ेह नहीं है जिसमें हम एक तार यहाँ से डालें और वो लाहौर तक आ जाए और उसमें हम 500, 700, 800 या 1000 मेगावाट ले सकें। इसी तरह ये कासा 1000 जो सेंट्रल एशिया से बिजली लेने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर रूस ने कहा कि हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं और हम भी ये आपके लिए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आप डेवलप कर रहे हैं एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके आपको इजाफी बिजली दे सकते हैं। मगर ये तमाम तजावीज़ जो हैं इनको एक्चुअलाइज करने के लिए हमें 4-4, 5-5, 6-6 साल का अरसा चाहिए। ठीक, अगर चीन ये कहता है कि वो 3 साल में मंसूबा मुकम्मल कर सकते हैं तो वो तो कर सकते हैं, मगर क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, ये भी देखना होगा। जी एग्जैक्टली, यही बिल्कुल, जब मैंने इसी वजह से आपको कहा कि जैसे ही वज़ीर आला साहब आएंगे और इसकी तफसीलात बताएंगे तो हम पे वाज़ेह हो जाएगा कि क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अगर तो चीन ये कह रहा है कि हमने आपको 3000 या 4000 मेगावाट हम आपको गडानी में लगा देते हैं, हम आपके मुल्क के अंदर 5-6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो बहुत शानदार है, 3 साल में हतमी तौर पे हो सकता है। अगर चीन ये कहे कि आप जो रास्ता बड़ा वो काफ़ी आपको मालूम है कि वो आसान रास्ता नहीं है हमारे से चीन का जो ताल्लुक है, अगर वो ये कहें कि आप अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और बॉर्डर तक लेकर आएँ और हम भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बॉर्डर तक लाते हैं, तो फिर उसमें मगर अभी जो कोशिशें की जा रही हैं, एक तरफ नवाज शरीफ को हम देखते हैं वो वाशिंगटन में मौजूद हैं और अमेरिका से एनर्जी के मंसूबों के हवाले से बात हो रही, दूसरी जानिब वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी कोशिश करें। ये जो कोशिशें हैं हुकूमत की, अब क्या अभी तक अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका? जो बातें की जा रही थी कि कम हो जाएगी लोड शेडिंग, खत्म हो जाएगी, खत्म होना तो दरकुनार, अब तो हुकूमत खुद कहती है कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते, मगर कम भी तो नहीं हो रही। आम आदमी, एक आम आदमी जो है वो उसी तरह से 8-8 घंटे की लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर है। मगर आपको तो मालूम है कि ये 8 घंटे नहीं थी, और आपको ये भी मालूम है कि अब से 3 हफ्ते पहले ये 6 घंटे। अगर मौसम को रिलीफ देता है तो उसमें हुकूमत का तो कोई किरदार नहीं। मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि अगर आप पिछले साल के मुकाबले में इस साल का अगर मुआजना करें तो 2 से 3 घंटे हर जगह पे लोड शेडिंग कम हो चुकी है, ख़त्म नहीं हुई,
जो रिलीफ एक रियासत को अपने लोगों को देना चाहिए, यानी रियासत का वादा लोगों से क्या होता है कि जब तुम बिजली का बटन ऑन करोगे बिजली आएगी, ये वादा होता है ना, जैसे सिक्योरिटी का है, स्कूल का है। तो डर लगता है, इतनी महंगी बिजली है, बिजली का बटन ऑन करते हुए डर लगता है जी। मगर एक तरह से तो आप ये समझ लीजिए कि जो मैं गरीब और मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं कर रहा, मगर वो लोग जिनके घर में 8-8 या 10-10 एयर कंडीशनर्स चल रहे थे, उनको थोड़ा सा डर लगना भी चाहिए। और हमारी वो इंडस्ट्री जो 1960 या 1970 की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, और एक प्रोडक्ट जहाँ पे वो 1 मेगावाट से बन सकती है, हम वहाँ पे 2 या 3 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की 28% सब्सिडी सिर्फ इंडस्ट्री को दी जा रही थी। 22 मिलियन मीटर में से सिर्फ 3 लाख मीटर जो हैं वो इंडस्ट्रियल हैं, और वो 26% जिसको आप कह रहे हैं 500 का गर्दिशी कर्जा, उसमें से 26% सब्सिडी सिर्फ इंडस्ट्री को दी जा रही थी, जो अब खत्म की गई है। अब उसके नतीजे में इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ज़्यादा एफिशिएंट अपनी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो अगर मैं एक एयर कंडीशनर कम चलाऊँ और अगर इंडस्ट्री एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, और ये जो बल्ब लगे हुए हैं इनकी जगह अगर सेवर्स लग जाएँ जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमारे पंखों में जो मोटर्स लगी हुई हैं, ये मसले सिर्फ पाकिस्तान के तो रही है ना, ये तो पूरी दुनिया में, मगर पूरी दुनिया तो ये कर रही है जो हम नहीं कर रहे। एक एनर्जी एफिशिएंट होना एक, मगर हमारी जो एक प्रोडक्शन है, हमारी कैपेबिलिटी है, हम उस पर भी तो पूरा नहीं उतरे। जी बिल्कुल, जितनी हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम उतनी भी नहीं कर रहे। अगर उतनी ही करें तो शायद हमारी लोड शेडिंग कम हो जाए। एक तो ये है कि ये जो जिसके ऊपर बहुत लेदे हुई है कि आपने इतना बड़ा जो कर्जा जो गवर्नमेंट का था वो वापस किया है, उस कर्जे को वापस करने से इजाफी 1700 मेगावाट हमारे ग्रिड में आए हैं। वो इजाफी 1700 मेगावाट आने से आपको 2-3 घंटे का रिलीफ मिला है, और ये जब तक पानी की तरसील कम नहीं हुई, अब से 2 हफ्ते पहले तक लोड शेडिंग पूरे मुल्क में सिर्फ 6 घंटे हो रही थी, अब 8 घंटे हो चुकी है, क्योंकि पानी कम हो गया हमारा। डॉक्टर साहब, कैन आई बी ऑनेस्ट विद यू? जी प्लीज। आपकी जो बातें हैं वो लग रहा है कि जैसे आप सजेशंस दे रहे हैं। नहीं, जो एक आपसे पूछना ये चाहता हूं कि हुकूमती पॉलिसी क्या है, हिकमत अमली क्या है। एक ये मसला, ये मामला कि बाहर से बिजली जो है वो दरामद की जाए, मगर इसमें भी बहुत सारी सिफारती जो है वो चीज़ें आ सकती हैं। चीन के साथ हमारे जो मंसूबे थे, बहुत सारे एतराज़ात उन पर पहले भी आते रहे। पाकिस्तान ईरान से जो पाइपलाइन का मंसूबा था उस पर भी अमेरिका की जानिब से जोर आया। गवादर का जो मंसूबा उस पर भी पाकिस्तान से प्रेशर आया। हुकूमत की क्या हिकमत अमली, अगर ऐसी कोई स्कीम आती है, ऐसा कोई मंसूबा आता है, तो उसको किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपका। तो मैं आपको ज़रा तजावीज़ के हवाले से नहीं मगर हिकमत अमली के हवाले से बताऊं। पहली बात तो ये है कि सिर्फ गडानी के अंदर 6500 मेगावाट हम बिजली पैदा करने चलें, जो अगले 3 से 4 साल के अंदर इंशाल्लाह ग्रिड पे आनी शुरू हो जाएगी। 4 साल लगेंगे हमें कमोबेश। उसके अंदर हमें $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये जिस चीज़ को आप ये कह रहे हैं डॉग एंड पोनी शो के, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी गए हुए हैं इन्वेस्टर्स से मिलने, चीफ मिनिस्टर साहब भी आज गए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि $10 बिलियन के हसूल के लिए हमें पहली पूरे दुनिया को एक्साइट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पैसे भी मिलेंगे और हमें उससे रिलीफ मिलेगा। ये तो सिर्फ एक मंसूबा है। अब 20-22 हज़ार कई दावे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कर रही है कि हमारे पास 20-30 हज़ार मेगावाट तक जो है रन ऑफ द रिवर है। हम ऑलरेडी जो है अपने 2 या 3 प्रोजेक्ट्स, नीलम जेलम जो है जो पहले से चल रहा था उसको एक्सेलरेट कर दिया गया है ताकि ये 2016 तक हमें बिजली मिल जाए। तो रन ऑफ द रिवर और कोयले के ज़रिए सिर्फ हम 6500 मेगावाट सिर्फ गडानी में बनाएंगे। उसके अलावा पोर्ट कासिम के अंदर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक 650 मेगावाट का प्लांट लगाएगी। फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एक 650 मेगावाट का प्लांट। तो ये प्रोडक्शन की तो एक बात है। अब दूसरी बात ये कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चोरी हो रही है। हमारे मुल्क के अंदर 150 अरब की बिजली चोरी हो रही है, जिसका बोझ लोगों को ऊपर डल गया है। लोग ना सिर्फ बिजली की कीमत दे रहे हैं बल्कि चोरी की कीमत दे रहे हैं, और उससे ना सिर्फ इक्तिसादी बोझ लोगों के ऊपर मुआशी बोझ पड़ रहा है बल्कि लोड शेडिंग में भी इजाफा अब ये देखें, आपने 2 बातें की। एक तो ये कि हुकूमत की कोशिश है कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, दूसरा ये कि चोरी रोकी जाए, और तीसरा ये कि डिमांड जो है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए बिजली, वो भी ठीक। मगर जो बिजली महंगी की जा रही है, क्या इसको दोबारा सस्ती करने की भी कोई हिकमत अमली है कि अब एक दफा अगर महंगी हो गई है तो उसके बाद फिर दोबारा कीमत नीचे नहीं आने वाली? देखें, असूली तौर पे थ्योरेटिकली तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर हम 150 अरब की चोरी रोक दें
तो ये बिजली की कीमत थोड़ी सी नीचे आ सकती है, क्योंकि जब नेपरा बिजली का टैरिफ रेट जो है कैलकुलेट करता है तो उसमें ये पैसे भी तो डाले होते हैं ना, जी वो भी डाले होते हैं। लेकिन मुसीबत क्या है कि साथ ही हमारा रुपया उतना डीवैल्यूएट हो जाता है। अब ये फैसला तो हमने किया ना आज से 10-15 साल पहले कि हम फर्नेस ऑयल की बुनियाद के ऊपर बनाएंगे अपनी बिजली, किसी लोकल इंडिजिनस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितनी हम एफिशिएंट करते हैं उतना रुपया डिवैल्यूएट हो जाता है, उतना हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो एक तरफ से तो आपकी कीमत हो सकता है चोरी रोकने से कम हो जाए, दूसरी तरफ डॉलर महंगा होने से आपकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये वादा करना कि कीमत फौरी तौर पे नीचे आ जाएगी, ये मैं समझता हूं कि थोड़ी सी आने वाले दिनों में, आने वाले 1 या 2 सालों में क्या लोड शेडिंग कम होगी इंशाल्लाह। ये अभी 1400 मेगावाट जो है, मैं आपको नीलम झेलम से आने वाला है 2016 के अंदर बिजली। 1400 मेगावाट हमारे 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद पड़े हुए थे क्योंकि उनकी 20 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई, उनको वॉर फुटिंग के ऊपर तैयार किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है इंशाल्लाह 1700 ऑलरेडी आ चुका है, 1400 और आ जाएगा और नीलम झेलम से 1000 आ जाएगा और कई ऐसे लोड शेडिंग जो है वो कम होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखना ये है कि पाकिस्तान चीन की इस पेशकश से फायदा उठा सकेगा या नहीं, क्या पाकिस्तान के अवाम को इन अंधेरों से निजात मिल पाएगी या नहीं। ये अच्छी बात है कि हुकूमत मुतहरिक है, कोशिश कर रही है, दुआ और उम्मीद है कि हुकूमत अपनी इस कोशिश में कामयाब हो। प्रोग्राम टॉप स्टोरी से मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।